आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है मनीषा कुलश्रेष्ठ जी द्वारा लिखित कहानी ठगिनी। मरुस्थल के 8 गांवों में वह इकलौता ताल था। थे तो जेठ के गर्म दिन, लेकिन वह ठंडी चांदनी रात थी। ताल चांदी के तारों कड़ी हरी नीली चुनरी से चमक रहा था। बगल से जाती 8 कोस की कच्ची पक्की सड़क पर उसे अकेले जाना था। ताल के एक किनारे पर सोता हुआ सा रानी सती का मंदिर था। कोई सती जो 1899 में अंग्रेज़ों के ज़माने में सती हुई। गांव के लोगों से जेल भर दी गई थी जोधपुर की, पर गवाही किसी ने नहीं दी। सब छूट के आए और पीले रंग के पत्थर की नक्काशी करवा कर यह मंदिर बनवाया था, जिसके किनारे एक खेर डली थी, जिस पर न जाने कितने लाल लीरे लटके थे, कुंवारियों के और सुहागिनों के बांधे हुए। मंदिर के एन सामने ताल की तरफ मुंह किए पीले पत्थर का कारीगरी का नमूना सा चबूतरा बना था। सावन मास में यहाँ इस कच्चे पक्के प्रांगण में खचाखच मेला भरा रहता था। क्या अभी भी कोई बैठा था? एक आदमी था, वो तो चुपचाप चला गया। पर वो वहाँ कौन है अब भी? वो भी रात ढले। वहाँ तो कोई औरत बैठी थी। औरत है कि कोई डाकण? लंबी भरी पूरी, छींट की ओढ़नी, पीली मगर चांदी में जिसका रंग सफ़ेद ही दिख रहा था। फर फर हवा में चोटी खोल कर निकल आए बालों की मोटी जुल्फ ने चेहरा ढांप दिया था। सरवण मनी मन काँप रहा था, पर आवाज़ खड़क कर बोला, कौन है वहाँ? जुल्फ घूंघट की ओर चली गई। औरत सिकुड़कर बैठ गई। मायाविनी है क्या कोई, या कोई डाकू? कहते हैं लंबी मूछ वाला लहरी डाकू घाघरा लुगड़ी पहनकर व्यापारियों को रास्ते में मिलता, बैलगाड़ी रुकवाता और फिर घाघरे से अपनी तलवार निकालता, नगजी देवर लूटता और मरुस्थल के धोरों में अपनी ऊँटनी पर सवार होकर गायब हो जाता। सरवण की पैंट की खुफिया जेब और डबल पहने सलेटी मोजों में एक नई भैंस बेचने के बाद मिले 60,000 रुपये कसमसा रहे थे। सरवण ने एहतियातन चाकू निकाला। कौन है, बोल। औरत डर कर खड़ी हो गई। घूंघट पलट कर धूंजने अर्थात कांपने लगी। इशारे से छाती पर हाथ रखकर फुसफुसाहट से निकली, मैं कौन? मैं 18-20 साल की लड़की सी औरत। जल्दी जल्दी एक सांस में सरवण ने उससे ढाणी, गांव, जाति, पंचायत सब पूछ डाली। लड़की चुप बड़ी बड़ी आंखों से चुपचाप ताकती रही। सरवण अजीब पशुपेश में। सरवण उससे माथापच्ची किए बिना आगे बढ़ लिया। आदतन मुड़कर देखा तो हाथ में मोजड़ियाँ लिए वह नंगे पैर पीछे पीछे आ रही थी। धूप में तपा सुनहरा गेहुआ रंग, तीखी नाक, भींचे भींचे होठ, सूनी सी बड़ी आंखें, हवाइयाँ उड़ी उड़ी। सरवण ने टाल दिया। जा रही होगी कहीं, साथ का सहारा खोज रही है, आगे मुड़ जाएगी किसी ढाणी में। ससुराल से रार कर रीस कर निकल आई होगी, अब डर लग रहा होगा। पैंट के नेफे पर हाथ फेरा, पहली गड्डी सलामत। ठिठक कर एक पैर से दूसरे पैर के मोजे को टटोला, दूसरी गड्डी भी सलामत, तीसरी भी। पेट पर बंधी नए गढ़ाए गहनों की पोटली तो गढ़ कर लगातार पता दे ही रही थी। दोनों आधा मील चल लिए। सरवण मुड़ा तो देखा, हथलेवे में बंधी लाड़ी के नाई वो पीछे पीछे आ रही थी। चेहरे पर वही थकान जो देर रात जागने के कारण नवेली के मुख पर हो। हुक सी उठी 40 साल के सरवण के मन में। अजीब से समय पर मिली इस ठगिनी मायाविनी के भय के चलते उसने ज़्यादा बात नहीं की, वरना अपने सुंदर डील डॉल बातों और आखिर में चांदी गिलट के जेवर और रोकड़े के लालच से बाहर गांव में वह कई औरतों को अपने निकट लाता रहा है। यह परिस्थिति कितनी विचित्र है। एकांत है, स्त्री है साथ चलती हुई, लेकिन उसकी आगे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही। उसका कुतूहल बढ़ा। वो उससे बोलने, उसे परखने के लिए बेचैन हो गया। पगडंडी खत्म हो गई थी, टूटी फूटी सड़क आ गई थी। ससुराल से रीस कर आई हो क्या? वह चुप। मायरा किस गांव में है? वह चुप।
ब्याह हुआ है ना कि नाते वाते? वह चुप। चुप रहना है तो मेरे लारे आने की ज़रूरत नहीं कहकर सरवण जल्दी जल्दी चलकर आगे पहुंच गया। वह चुप थी, मगर जेठ की बौराई धूल भरी हवा चीख कर पूरे परिदृश्य पर झपट पड़ी। चांदनी धूल धूसरित आसपास उगी करील की झाड़ियों में छिपी बट पड़ों के चूजों ने अपने पर फड़फड़ाए। मोर प्याऊं प्याऊं करने लगे। एक लोमड़ी सरपट भागी और दौड़कर पास आ गई। उसका कुर्ता पकड़कर आंखों से भीख मांगने लगी। बच्ची सी है ये तो, उसकी भतीजी केशरा की उम्र की। गेहूं सुनहरा रंग, बड़ी और भोली आंखें, अच्छे घरों की सी सुघड़ नाक, चेहरे पर बालकों जैसी लुनाई कि बस अभी माँ का आंचल छूटा और ताड़ पर चढ़ गई काचरी की बेल सी, लंबी मगर कच्ची बेल, देव कन्या सी। ये क्या जबरदस्ती लारे चिपकड़ा? कुछ पूछो तो चुप। सरवण बड़बड़ाया। मेरी माँ, मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है, मैं कोई काका हूं तेरा? सरवण चीख कर हाथ उठाकर डपट कर बोला। हताशा में लड़की वहीं रुक गई। कुछ कदम चलकर वह सड़क के किनारे घुटने मोड़कर बैठ गई। सिहरती देह से लगा रो रही है। दूर दूर तक सन्नाटा, सूखे मैदान में करील के झाड़, बेर आकड़े, टूटी फूटी नागिन सी, केचुली सी, रेत में लहराती खो जाती सड़क। बीच बीच में एक आध ट्रक आ जाता। कहीं आत्महत्या न कर ले छोरी। जिस तरह से अकेली चल पड़ी है, कुछ भी अनहोनी हो सकती है। जीने की आशा खो दी हो ऐसा भी नहीं दिखता। जीना नहीं चाहती तो पीछे क्यों चलती? रानी सती के ताल में नाक बंद करके कूद लेती। सरवण का कुतूहल बढ़ा। देख, रो तो मत, बात बताएगी तब तो समझूंगा ना। दुख हर इंसान को होता है, पेड़ पत्थरों को तो होता नहीं। तू अकेली लड़की की जात, तुझे यहाँ छोड़कर जाना मुझसे हो नहीं रहा। साथ तो चल ही रही है, पर ठिकाना तो बताना पड़ेगा ना। उसने गुरु जी के सुने प्रवचनों की 2 बातें दोहरा दी। इतने पर भी वह चुप। पूछ पूछ कर थक गया, फिर चल पड़ा। लड़की को मुड़कर देखा। उसने पग रखियां हाथ में ली और पीछे आने लगी। सुना है 4 पग साथ चलकर लोग अपने दुख बांटकर निश्चिंत हो जाते हैं। रात भर साथ चलकर, लगभग 3 कोस तक साथ चलकर, दोनों में से कोई एक दूसरे के मन की था न पा सका। दोनों के बीच एक विचित्र मूक बंधन बंध गया। युवती अपना मन नहीं खोलना चाहती। कुछ कहना भी चाहे तो इसको कोई दिलचस्पी होगी लगता नहीं। देख, बस सवेरा होने को है। 1 कोस और चलकर मेरा गांव पितलिया आ जाएगा। तू अब भी बता दे कि तेरे को जाना कहाँ है। आधे कोस पर से मेरा खेत शुरू हो जाएगा, जहाँ मेरे बेटे हल जोतते मिल जाएंगे। युवती चुप थी। सलेटी सुबह उसके गेहुआ चेहरे पर राख सी उड़ा गई। वह बुरी तरह क्लांत थी। डब डब आंखें, हमेशा गीली गीली, मछली जैसी लंबी कान तक चिरी हुई। मेरे गांव में थोड़ी देर ठहरना हो तो ठहर जाना। अपने गांव और लोगों के बारे में बता दोगी तो अपने लड़के को अपने खर्चे से भेज दूंगा या अपनी बैलगाड़ी से। खो गई हो तो कोई निशानदेही उस जगह की कर दो। मैंने कितने ही तालाबों का पानी पिया है, बहुत जगह घुमा हूँ, पहुँचा दूंगा। तुम आसपास के 7 गांव की औरत नहीं हो, यह मुझे मालूम है। वह गर्व और संशय मिलाकर बोला और आगे आगे सीना तान कर चलने लगा। वह छाया की तरह पीछे चलने लगी। सूरज की लाली पूरब को केसरिया कर गई थी। युवती का रंग सुनहरा चमकने लगा। सरवण को लगा कि उसके होठों पर भीनी मुस्कान आई। सरवण गुनगुनाने लगा। खड़ी नीम के नीचे खड़ी मैं तो एकली। उसकी सुरीली गुनगुनाहट सुनकर लड़की को पीछे छूटा ठिकाना याद आने लगा। पीछे छूटी एक मिनकी बिल्ली, मुनक्क्यो बकरी और उसके 2 मेमने, लीलू और सीलू याद आ गए। कल दोपहर जब दादी के घर से निकली, तब से लेकर अब तक जो भी बातें हुई, जो समझाइश दादी और मनोहर काका ने की, सब कुछ याद आने लगे। गोगा पीर भला करना, मेले में मनोहर मठ साहब ने सही आदमी की तरफ ही इशारा किया हो। यह आदमी वैसा तो नहीं लग रहा। भगवान ही जाने कि वही है या कोई और। इस अनिश्चितता में भी शांति मिल रही थी उसे, उसके पीछे चलने में।
मगर पीछे छूटे हुए की याद में उसका दुख उमड़ पड़ा। बूढ़ी दादी के साथ बचपन से खेती बाड़ी का काम या फिर बकरियां संभालने का काम करती रही। मनोहर माट साहब लड़कों की प्राथमिक पाठशाला के मास्टर थे, दादी के रिश्ते के देवर। वह उनसे पढ़ना लिखना सीखती रही। जैसे तैसे 8वीं पास कर गई। बूढ़ी दादी ही उसकी सब कुछ थी। वह कभी पूछ न सकी कि वह किसकी संतान है। बूढ़ी के 4 बेटे थे, उसी गांव में उनके घर बार। फिर वह बूढ़ी दादी की किस औलाद की औलाद है? सबकी बेरुखी से उसने जान लिया कि वह कोई अनाथ अभागण है। एक रोज अचानक बूढ़ी दादी ने उसे समझाया कि उसके दिन अब यहाँ पूरे हुए। यह सुनकर वह तो घबरा ही गई। वह ना करती रही। बूढ़ी दादी रोती रही, वास्ता देती रही। पिछली रात भर वह सो न सकी। मुर्गा जिसे उसने पाला उसने बांग दी तो वह रो पड़ी। यह भी पराया निकला। दादी ने पुरानी पेटी से निकाल कर मुड़े तुड़े 108 रुपये दिए। सुबह के 10 बजते बजते बूढ़ी दादी वह और मनोहर माट साहब बस में बैठकर पास की तहसील में ले गए। वहाँ पशु मेला लगा था। धूल ही धूल उड़ रही थी। बैलों, गायों, ऊँटों, बकरियों और गधों के झुंड। बेचने वाले और खरीदने वालों के गुलाबी, पीले, नीले, सतरंगी पगड़ भी धूसर दिख रहे थे। मनोहर माट साहब फला गांव के फला मनक सरवण को खोजते थे। दादी हर आदमी का मुंह ताकती और मना कर देती। ऐसे ही दोपहर बीत गई। शाम होने आई। मनोहर काका ने 25 रुपये देकर एक छोरे को काम पर लगाया। तब जाकर वह खबर लाया। पितल्या गांव से उप सरपंच श्रवण भाटी आया था। नई ब्याई भैंस और पाड़ी का मोल भाव तो दोपहर ही हो गया। फिर वो सर्राफे की तरफ निकल गया। घर में किसी का शादी ब्याह है। लाड़ी के लिए सोने का मानदल्य और चांदी के कड़े खरीदे हैं। अभी रमेश कुमावत के ढाबे पर खाना खा रहा है। फिर निकलेगा रानी सती के दर्शन के बाद पैदल ही। उसके गांव की तरफ बसें जाती नहीं। जीपें तो टूटी सड़कों की रेत में फंस जाती हैं। ऊंट गाड़ियां शाम के बाद चलती नहीं। बस ट्रैक्टर ट्राली चलते हैं, वो भी फसल के समय। इतनी जानकारी मिलने पर बूढ़ी दादी ने उसे गले लगाकर छाती पर पत्थर रखकर विदा ले ली। गले में अपनी चांदी की मोटी हंसली डाल दी। कान में अपनी सोने की 8 आने भर की बालियां। वह ना करती रही। बूढ़ी ने कसम दिला ली, कांचड़ी, तेरे आश्रय में जी गई इतना, मेरे आश्रय तू बेटा कितना रहेगी? मेरी और मसाण की दूरी अब कितनी? तू अब लौट जा अपने ठिकाने। होगा पीर भली करेंगे। तुझे तेरा ठिया मिल जाएगा। तू छोटे घर की नहीं है कि भोटैया खटिके जैसे मजदूर तेरा रिश्ता मांगने आ जाए। तेरे खेत में काम करते हैं बावली भोटिया जैसे 10 एक शाम के वक्त पिछवाड़े उस भोटिये मजदूर से बात क्या कर ली उसने। दादी के बेटे उसे उससे ही मोल लेकर ब्याहने पर तुल गए थे। वो भी तुरंत 1000 रुपये गिनने लगा दादी के बेटों के आगे, जबकि उसका उसकी किसी बात पर हंस देने के सिवा कोई अपराध न था। ऐसे में दादी ने उसे वापस जाने कहाँ कौन से ठिकाने भेजने की ठान ली, जैसे वह कोई वनवासिनी राजकुमारी सिया कुमारी ही हो। उस रात संक्षेप में दादी ने कोई भयानक कहानी सुनाई, जो उसने यूं सुनी कि किसी और की कहानी हो, जबकि यह उसकी अपनी असलियत थी। यह समझने में उसे बहुत समय लग गया। फिर जो उसका रोना शुरू हुआ तो थमा ही नहीं। वो तो कह भी नहीं सकी, दादी मेरी जिंदगी तेरा एहसान है, मैं तुझे क्या दूं लौटा कर। मंदिर में पहुंचकर भी बस रोती रही, मुड़ मुड़ कर। दादी को खोजती सी उसकी आंखें बह बहकर सूज गईं। मनोहर माट साहब उसे रानी सती के ताल के किनारे एक चौतरे पर बिठाकर दूर बैठ गए। पीली और धानी पाग में एक लंबा सा सतर आदमी मंदिर के अहाते में घुसा। मूछ की अकड़ और पाग के तुर्रे की अकड़ कोई ढीली न थी। तप कर गोरे से तांबई लाल हुई रंगत, छोटी दिखी बाज सी आंखें, घमंड दिखाती नाक, मोटे होंठ। खेजड़ी के नीचे मुंह पर गमछा रखे हुए काका ने उसी की तरफ तर्जनी का इशारा किया। वह उस आदमी को एकटक देखती ही रह गई। पहले वह ताल की तरफ ही बढ़ा। वह धोती खोलने लगा तो वह पलट कर बैठ गई। आवाज़ों ने बता दिया कि उसने स्नान पूरा कर लिया था।
थैले से पूजा का सामान निकालकर घंटे भर तक रानी सती के मंदिर में कर्मकांड करता रहा। कुछ देर पेड़ के नीचे 1 घंटे नींद ली। मनोहर माठ साहब उसे हाथ हिलाकर निश्चिंत हो चुके थे। शाम ढल गई थी, रात करवट बदल रही थी। वह चौतरे पर स्थिर बैठी थक चुकी थी और रात की पहली ठंडी बयार चलने पर बालों की लट चेहरे पर छा गई थी और उसने क्षीण सिमटी सी अंगड़ाई लेकर पहलू बदला था। यही समय था जब सरवण ने उसको देखा था, चौंका था। जमीन जंगल सब बदलने लगा था। टूटी सड़क भी खत्म हो गई। पगडंडी जिस पर वह चल रहा था उसके दोनों तरफ लंबे लंबे थूर के अनवरत जंगल शुरू हो गए। उसने कांटों के डर से पैर में पगरखियां डाल ली। थूर का जंगल जहां खत्म हुआ, एक और फसल कटे खेत आने लगे। दूसरी तरफ सूखी घास का मैदान, इक्का दुक्का गायें चराने वाले कचकच करते मिलने लगे। वहां से हमारे खेत चालू होंगे, सरवण ने पीछे मुड़कर उसे बताया। उसके होंठ सूख रहे थे। मशक से उसने उसे पानी पीने को दिया। आखिरी ओक के पानी से उसने मुंह पखार लिया। धूसरित चेहरे से धूल धुलते ही सुनहरी रंगत उभर आई। मांसल होठ नम हो गए, आंखें पूरी खुल गईं। सरवण कितनी बार ठिठका उसके रूप को देखकर, फिर उसको बालकों जैसे मुंह को देखकर उसकी अनजानी बदकिस्मती पर आ भरकर आगे चल पड़ा। इस छोटी उम्र की औरत को लेकर सरवण जब गांव में घुसा तो उसके पीछे कुछ लड़के चलने लगे। उनके गांव पहुंचने से पहले ही एक साइकिल सवार स्कूली छोरे ने गांव लौटकर सरवण की किसी सुंदर कम उम्र की औरत के साथ आने की बात फैला दी थी। 15 मिनट लगे होंगे कि सारे गांव में खबर फैल गई। मेले में भैंसें बेचने के बाद उन पैसों से ब्याह कर लिया। छी छी, बेटे का ब्याह सिर पर है और पहले खुद ही ब्याह कर लिया। एक औरत रखैल खरीदी है सरवण काका ने, उप सरपंची गई उसकी। यह खबर जब सरवण के घर पहुंची तो उसकी लुगाई छाती कूट कूट कर रोने लगी। माँ को तड़पता देख जल्दी ही ब्याहने वाला लड़का भी ताव में आ गया। लाठी उठा ली। मेरा पूत है तो मत चढ़ने देना उस बाजारी औरत को मेरी मेढ़ी में। इस सारे तमाशे से कुछ आशंकित, कुछ अनजान सरवण एक भीड़ को धकेलता घर में घुसा। बेटा सामने आया तो उसने उसे धकिया दिया। युवती को तो तमाशा समझ एक भीड़ ने बाहर ही घेर लिया था। सरवण भीतर आंगन में खंभे के आसरे सिर पर हाथ धरकर खड़ा हो गया। क्या भीड़ जमा कर रखी है बावलो? यह चोरी मेरी कोई नहीं है। बिना पहचान रानी सती मंदिर से ही पीछे लग गई। लोग ऐसी बेसिर पैर की बात पर क्यों विश्वास करने लगे? घर की औरत तो बिल्कुल भी नहीं। इनके लक्षण कब सीधे थे? कभी वो रूप सिंह की रान से के चक्कर में, कभी बूढ़े सरपंच की पतोहू से लाख लपेट। किस लिए कोई औरत लारे लगेगी? लालच दिया होगा चांदी की पायजेब का। कहकर सरवण की पत्नी मोगरा रोने लगी। सच कह रहा हूँ सोहन की माँ, ये कुजात औरत मेरी कोई नहीं। खुद ही कोई पूछ लो जो ये बोले। रास्ते भर ये बोली ही नहीं। मैं तो पूछ पूछ कर मर गया, न साथ छोड़े न कुछ बोले। भूखे सरवण को न खाना मिला न खाट। वो लकड़ी के खंभे से टिक कर साफा उतार कर पसर गया और कुघड़ी को कोसने लगा। उसकी लुगाई ने खपरेल वाली कोठरी बंद कर बेसुरा लयबद्ध विलाप शुरू कर दिया। सोहन और सुगम माँ के लाडले, बाप के खिलाफ पंचायत बैठाने चले। बड़े लड़के की बहू मैना ने सूद ली भीड़ में फंसी तानों की मार झेलती, धक्का खाती उस अनजान युवती की। खुद घूंघट काढ़ा, लड़की के लुगड़े को भी ठीक करके घूंघट करा दिया और आगे बढ़कर कंधे से थाम कर उसे सुरक्षित ओसारे में ले आई। पानी पिलाकर कोने में बिठा दिया। कुछ देर में भीड़ लौट गई। घर के लोग एक तनाव में बंद चाय सुड़क रहे थे। चाय के बाद सरवण की लुगाई ने बहू को हुक्म दिया कि इसे बाहर निकाल दे। जहाँ समझ में आए इसे वहाँ जाए। लड़की के आंसू टप टप गिर रहे थे बिन आवाज़। तू कौन है अभागी? बोल तो। अब मैं कुछ कर नहीं सकती, भगवान का ही आसरा है। सच्ची तू कोई ठगनी है क्या? उत्तर में लंबी मछली आंखों में वो कातरता ले आई कि रास्ते भर और कुछ पूछ ही न सकी मैना। बस उसे मंदिर के आगे छोड़ गई और धीरे से दीवार से सटते हुए 5 सीढ़ी छाया की तरह सरकती खंबे से लगी भीतर जा बैठी।
पूरी रात की जागी क्लांत आत्मा ठंडे फर्श पर सो गई। जीर्ण मंदिर के पुजारी एकाकी वृद्ध थे। श्रवण कुमार भाटी की कथा छोरों ने उन तक पहुंचा दी थी। श्री राधा माधव को जगाकर फोर लगाकर उठे तो ठंडे फर्श पर सिकुड़ कर लेटी आकृति का केवल मैला गुलाबी ओढ़ना और मैल की चिरंतन दरारों से फटी एड़ियां ही दिखीं। उस म्लान क्लांत आकृति से कोई प्रभा मंडल फूटा या भरम हुआ पुजारी को। उन्होंने सूजी के हलवे का प्रसाद दोने में भर एक सकोरा दूध के साथ बगल में रख दिया। जरा सी आहट से जागने वाले बिन माँ के मेमने सी वह उठ बैठी। खा ले पहले, फिर सुने मरम कथा तेरी भी। गांव के बाहर पाली वालों के कुएं के सामने फैले 5 बरगदों वाले छायादार हिस्से में गांव की पंचायतें होती थीं। दोपहर ढली तो एक नई तरह की समस्या पर आपातकालीन पंचायत बैठी। सरवण अपनी बात पर अड़ा था कि यह कम उम्र की लड़की मेरी कोई नहीं है, बिन बोले मेरे पीछे आ गई है। उसकी इस बात पर किसी को यकीन ना था। लड़की का रूप ही माया है। फंस गया सरवण, झूठ पर झूठ बोल रहा है। खेतों ढोर डंगरों का काम छोटे लड़कों पर डालकर बड़े पंचायत में शामिल हुए, मगर छोटे लड़के पंचायत में आने के लालच में काम भुला बैठे। कुछ बड़ों ने उन्हें गालियां दी। अपराधिनी सी पुजारी काका के पास बैठी उस युवती का लावण्य था ही ऐसा कि हर कोई रास्ता भूल जाए। गांव के लड़के मंडरा रहे थे उसके आसपास, अश्लील फप्तियां कस रहे थे। आदमियों की पंचायत में औरतें अमूमन नहीं आती, पर यह मसला तो लुगाई और सौत का था। सो आज बात बदल गई। आसपास के पेड़ों की आड़ में घूंघट काढ़े गांव की तमाम औरतें आ बैठी। सरवण की मूंछ आज कड़क नहीं थी, पाक का तुर्रा भी ढीला था। वह आज उप सरपंच की हैसियत खोकर सामने हाथ बांधकर बैठा था। लड़की को खा जाने वाली निगाह से देख रहा था। लड़की पुजारी काका के पीछे कहीं विलीन हो जाना चाहती थी। सरवण को पंचों की आज्ञा हुई कि रानी सती की सौगंध खाकर सच बता दे। उसने रात रानी सती के ताल के पास बैठी उस अकेली अपरिचित युवती से सामना होने से लेकर सुबह तक की सारी बात विस्तार से बता दी। इन बातों में राय रत्ती झूठ नहीं। रानी सती, गोगा पीर, मेरी रक्षा करो। ये कोई डाकण ही है कि मायावनी? इसके चलते हमारे ब्याह वाले घर में इतना कलेश हुआ। मैं जवान लड़कों का बाप, इसे क्यों खरीद कर घर लाऊंगा? रखैली रखना था तो वहीं तहसील में रख छोड़ता। वहाँ मेरा महीने के महीने आना जाना, यहाँ किस लिए लाता? सच कहता हूँ पंचो, ये मेरी कोई नहीं। इसी से पूछ लो, ये बोले तो, न बोले तो लगाओ जूते या रखो अंगारा इसकी हथेलियों पर। कहकर सरवण उठ गया और भीड़ में लौटकर आगे सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। सभा का शोरगुल रोकने के लिए 80 साल का सरपंच दहाड़ा। लोग चुप हुए। उसने लड़की को बुलवाया, सामने सभा के बिठा दिया। लड़की सिर झुकाए फटा गुलाबी लुगड़ा माथे पर लिए सिर घुटनों पर टिका कर बैठ गई। लीपा हुआ अहाता पैर के अंगूठे से कुरेदने लगी। देखो बेटी, सच बताना, सरवण ने जो बताया क्या सच है? लड़की ने हाँ में गर्दन हिला दी। शोर एकदम थम गया। तुम किस गांव की हो? लड़की ने बरगदों के नीचे की तरफ जमीन की तरफ अपनी उंगली सीधी कर दी। मतलब? लड़की ने गांव की बस्ती की तरफ इशारा किया। पितलिया की हो तुम? लड़की ने हाँ में सिर हिलाया। बोलती क्यों नहीं बेटी, तू गूंगी है क्या? लड़की ने चेहरा ऊपर उठाया, आंसुओं से तर, और जल्दी जल्दी 3 बार हाँ में गर्दन हिला दी। कचकच कचकच करके सहानुभूति की सिटकारियां बरगदों की आड़ में बैठी औरतों की तरफ से आईं। आदमी सन्नाटे में बैठे रहे। यहाँ क्या सासरा है तेरा? किस घर में ब्याह हुआ तेरा? एक पंच ने पूछा। आशंका यह ठहरी कि बाल विवाह की कोई परित्यक्ता है। गूंगी निकलने पर गौना नहीं हुआ तो सरवण के पीछे गांव चली आई। लड़की ने ना में सिर हिला दिया। अब तो खुसुर फुसुर बहुत बढ़ गई। बावली, तो यहाँ तेरा मायरा है क्या? लड़की हामी में गर्दन हिलाती चली गई। लोग सन। कौन है तेरा पिता? लड़की ने सरवण की तरफ इशारा किया। सरवण की लुगाई फिर एक आग में जली कि किस सौतन की बेटी है यह? और माँ तेरी कहाँ रहती है बेटी?
लड़की ने सरवण की लुगाई की तरफ हाथ उठा दिया। पंचो गुहार, गैली है या छोरी को ठगनी है? सरवण की लुगाई घूंघट के अंदर से चीखी। 80 साला सरपंच गोपाल भाटी दादा उठे, सतर लंबे, सफ़ेद लंबी फहराती दाढ़ी। वे कंचन के सिर पर हाथ फेरने लगे, फिर भीड़ की तरफ मुंह करके बूढ़ी हुंकार लगाई। वे बूढ़े बरगद से हिल रहे थे, सिर झूम रहा था बूढ़े बाबा का, जैसे भाव आए हों कुलदेवी के। भीड़ की गुनगुन गुबार सी उठी, वो बोले तो गुबार बैठ गया। मैं बूढ़ा हो चला हूँ, पर मेरी दीठ अब भी सच देख लेती है। मेरा पड़ाव अब मसाढ़ है, तो कोई लोभ मुझे है नहीं। इसे ले आने में सरवण का दोष मुझे नहीं लग रहा। साथ ही यह गूंगी कन्या मुझे तो निर्दोष लगती है। बेटी बता, तेरे साथ अन्याय क्या हुआ? तू सरवण के पीछे क्यों और कैसे आई? इशारों में सही, सच बता, यह तो हमें जानना होगा। बेजबान लड़की गो गो कर ऐसा गूंगा विलाप करने लगी, भीड़ में बैठी औरतों की छातियां दरक गईं। कैसी तो उदासीन सज्जा, फटी ओढ़नी, रेत भरे बिखरे बाल, मैली एड़ियां, लेकिन उसकी सृष्टि तो मलिन मज्जा में भी खेलने के लिए ही हुई थी। मानो वो उसकी गोगो कौन समझता। पंचो, इस लड़की से सत्य कहलवाना होगा, चाहे इशारों में चाहे जैसे, फिर जो सच सामने आए। यह अब गांव की बेटी है, ठौर पाने तक मंदिर इसका घर। मैं दोनों पक्षों को 7 दिन देता हूँ, इस लड़की का बाल भी बांका ना हो। पंचो, मंदिर के आसपास नजर रहे। कहकर सरपंच गोपाल दादा, पुजारी और लड़की के आगे कांपते हुए सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। पुजारी ने गूंगी लड़की की तरफ आश्वस्ति से सिर हिलाया और झुकी बूढ़ी पीठ लिए चल पड़े। वह उनके पीछे। भीड़ तमाशा मजेदार न होने की निराशा में धूल उड़ाती पलट चली। अश्लील फप्तियां कसते लड़के खुद की निगाह में शर्मिंदा से होकर विलुप्त हो गए। ये 7 दिन गांव के इन्हीं चर्चाओं कुचर्चाओं में बीतने थे। यही गांव नहीं, बात गांव के बाहर चली गई थी। गांव में ब्याह की सायतें भी चल रही थी। बाहर गांव के लोगों का आना जाना लगा था। इस सब सगुन सायतों के बीच कभी गूंगी लड़की लोगों को याद रहती, कभी भूल जाते, लेकिन गांव के मर्म में एक कांटा तो बिंधा ही था। इधर सरवण आग पर लौट रहा था। 2 पंच उसके पक्ष में जमे थे। 2 पंच सरपंची के दावेदार गोपाल काका की तरफ झुके थे। एक शाम सरवण ने बुला भेजे बाकी के 2 भी। इंग्लिश रम की बोतल रखकर बोला, पंचो, ये जाती है, न जाने किसकी औलाद मेरे माथे डाल रहे हो। इसने, गूंगी ने कह दिया, और आग के थोड़े आंधरे पुजारी ने कि लड़की निर्दोष और सच्ची है। आप सब ये बात मान कैसे सकते हो? ऐसी वैसी कोई बात तो हमारी ज़मीन पर गिरती परछाइयों ने कभी कबूल नहीं की। फिर सबूत क्या? पंचायत क्यों मानेगी भाई गूंगी की बात? पंचों के मगज में यह बात अटकी थी। कैसे बरसों बरस बाद लौटने लगी। सिर पर चक्की के पाट जैसे बोझ सी पाग के तुर्रे मूछ की ऐंठ में ढील डालती ये छोरियां तो हो गई गांव की प्रमुख जात की गत। बात फैली नहीं होती तब भी उतना मुश्किल नहीं होता, लड़की वो भी गूंगी को। सरपंच जी ने बोला ना, निपटाने की बात तो सोचना भी मत। बात गांव के बाहर तक पहुंच गई है, एक पंच ने डराया। इतनी बड़ी बात तहसील जिले तक न फैले, इसलिए सब एहतियात बरतना चाहते थे। लड़की को 7 दिन अपने पक्ष में फैसले के बाद वापस वहीं जहां से आई है फेरना ही होगा। वह भादु था, पढ़ा लिखा कुम्हार युवक जो अपने स्कूल पढ़ाने जाता सुबह सुबह। जब वह जाते हुए देखता मंदिर के धुएं धुंधलके में गूंगी लड़की की देहाकृति को, वह सुबह सुबह बुहार रही होती मंदिर का लिपा आहाता। एक गूंगी का साहस उसे अचरज में डालता। वो उस गांव का नहीं, न उस तहसील का। वह पंचायत समिति के अध्यापक वाले स्कूल में तैनात था। स्कूल का पीर, भिश्ती, खौर, बावर्ची सब कुछ वही। गांव के बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे। बड़े एक ठंडी निगाह से ज़्यादा कुछ न देते। वो उस गांव में लड़कियों की संख्या पर हैरान था। जितनी बड़ी जाति, बड़ा घर, उतनी कम लड़कियां। वो एक बार घर घर गया लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए जागरूक करने। अगले दिन ही धमकियों के मौखिक परवाने आ गए। वह चुप बैठ गया भुनभुना कर। दुनिया कहाँ की कहाँ जा रही है, इनका हाल आज भी यही।
तीसरे दिन वह हिम्मत करके नास्तिक होते हुए पंचांग पूछने के बहाने मंदिर की सीढ़ी चढ़ गया। पुजारी सुबह की पूजा समाप्त करके बैठे थे चौकी पर। गूंगी लड़की उनको नाश्ता परोस रही थी, जो शायद उसने ही बनाया था। सांकेतिक मूक संवाद में कोई आत्मीय संवाद चल रहा था। पुजारी भोजन के स्वाद की प्रशंसा कर रहे थे। भादु ने प्रणाम किया, पहले पुजारी को फिर लड़की को। वह संकोच में बस सिर हिलाकर रह गई। आजा भादु बेटा, चल, तू रास्ता तो भूला, नहीं तो तू और तेरी पाठशाला। बैठ जा बेटा, इसके लिए भी राबड़ी डाल कर ला। बहुत दिन बाद ऐसा स्वाद लिया मेरी रसना ने। मैं तो भोजन करके ही निकला, किंतु आप स्वाद की बात कर रहे हैं तो देखें। वह तुरंत एक पीतल के कटोरे में राबड़ी ले आई। पुजारी को यह उचित अवसर लगा। वे उठे और उन्होंने अपनी आरती और मंत्रों की तेल सिंदूर रची कॉपी के फटे पन्ने पर ओम लिखा और भादु से बोले, आज एक पुण्य का काम कर जा भादु। इसकी राम कहानी तो तूने सुनी होगी। इस अभागी का नाम कंचन है। इससे तू इसका पूरा बयान लिखवा। इशारों में थोड़ा जो मैं समझा वो बता देता हूँ, बाकी तू पूछ कर लिख इस कागज़ पर। यह भी लिखना जानती है। फिर तू सलाह देना कि फैसला सही हो, इसके लिए क्या करें। दोनों दोपहर होने तक मंदिर की चौड़ी सीढ़ी पर बैठे। भादु ने जो भी लड़की से इशारों में निकलवाया था या कोयला देकर सीढ़ी के फर्श पर लिखवाया था, खुद हाथ से कागज पर लिखकर 2 बार उसके आगे पढ़कर पक्का किया। आज स्कूल छूट गया। वह कंचन के आग्रह पर दोपहर के भोजन के लिए रुक गया। कहते हैं चोर बार बार गुनाह की परछाइयाँ टटोलता है। सरवण मुंह पर फेटा बांधकर मंदिर के आगे से गुजरा। गली से निकलते ही चौड़े मोड़ पर उसने देख लिया, लाल पत्थर की सीढ़ी पर गाल पर हाथ टिकाकर ठीक उसकी अपनी पत्नी मोगरा के मोहक अंदाज में कंचन किसी आदमी की बातें गौर से सुन रही थी। उस आदमी की पीठ थी, छोरी की तीखी नाक, शहद के रंग की आंखें और गोरा माथा, ये सभी उसे अपना आईना लगे। ऐसी लंबी काठी की छोरी तो किसी और। जल्दी जल्दी चलकर उसने इस सोच से पीछा छुड़ाया तो दूसरी सोच साथ लग गई। वो मंदिर के सामने था कि इस भादुड़े की क्या बात सुन रही है। क्या पढ़ा लिखा रहा है यह छोकरे जैसा मास्टर? कहीं लड़की को शीशे में तो नहीं उतार रहा? इतनी हिम्मत इसकी। मेरी मेरी क्यों? मेरी होती तो इस तरह खुलेआम इस भादुड़े से। सिर झटक कर नाली में थूकने को हुआ कि उसके चेहरे पर लपेटा फेटा खुलकर गले तक आ गिरा, ठीक उनके आगे। दोनों की नजरें नीचे रास्ते पर ठिठके सरवण पर पड़ी। भादु झेप गया, उड़ने लगा। सरवण की चोर नजर कंचन की कातर नजर से मिली। करियो थारो काई में कसूर, मैंने क्या कसूर कर डाला तुम्हारा? भटक कर घर लौटा सरवण तो कुलदेवी की पूजा के गीत गाए जा रहे थे। जाजम पर इकट्ठी लुगाइयां मंगल गीत गा रही थीं। पत्नी मोगरा का चेहरा जो कल तक जगर मगर था, छुटकी के ब्याह के उत्साह में आज बुझा हुआ था। घोरे रंग पर राख, उसके कान बस विदा गीत सुन रहे थे। छोटी सी उम्र करियो थारो काई में कसूर। सरवर भी अनमना हो गया। कल लड़के का तिलक है, पूरी बिरादरी का जीमड़ होगा। लड़की के पैरों की बिवाइयाँ, फटा लुगड़ा और सुंदर मगर उदास मुख मुद्रा उसके आगे कौंध गई। उसे झुंझलाहट हुई। उसने खींच कर अपनी पगरखियाँ जोर से पैर से उतार फेंकी और गहमा गहमी से अलग भीतर कमरों की तरफ बढ़ गया। उसके आगे खाना लगाती बड़े की बिंदड़ी को मना कर दिया। अभी नहीं। छोटे के तिलक की रस्म हो गई। कंचन दोनों पति पत्नी की सोच में एक गोखरू की तरह अटकी रही। दोनों झुंझलाते रहे। 7वें दिन फैसले का इंतजार दोनों पक्षों को था। इस पक्ष के आगे बचाव के सवाल थे। सबूत दो, गवाह लाओ। उस पक्ष के पास मुकम्मल जवाब थे, पर अब जबान ही नहीं तो। 7वां दिन आया। दोपहर ढले तक ठीक वैसे ही गांव के बाहर पाली वालों के कुएं के सामने फैले 5 बरगदों वाले छायादार हिस्से में पंचायत जमी। लोग लुगाई आ जमे। पुजारी के साथ अपना आंसुओं से धुला चेहरा लिए कंचन सिर उठाए फटे लुगड़े को तरतीब से जमाए आ रही थी। उसके पीछे गांव के वही छोरे भादु के साथ शांत चले आ रहे थे। इस बार 2 पत्रकार भी आए, 4 पंच और एक नया नियुक्त युवा उप सरपंच। सरपंच और गोपाल काका धीरे धीरे आगे बिछी जाजम पर आ बैठे।
उप सरपंच उठा। हाँ सरवण काका, आप पहले रखें अपना पक्ष। सरवण अपने कुनबे के बीच बैठा था। उसकी पत्नी मोगरा घूंघट में से पुजारी के पीछे छिपी रुआसी लड़की को देखे जा रही थी। दोनों बेटे शादी वाले घर में रुक गए थे। सरवण के 2 भाई और जीजा साथ थे। बड़े वाले की बहू अपनी सास का कुछ ढीला स्वास्थ्य देख साथ चली आई। सरवण उठा, पंचों को नमस्कार किया और विनम्र शब्दों में बोला, घड़ी खम्मा पंचों, मुझे क्या पक्ष रखना है। सारा गांव जानता है पूरी बात की कैसे 7 दिन पहले इसी तहसील के एक गांव से अनजान बाली गूंगी लड़की पशु मेले के बाद मेरे साथ चली आई है और इसका कहना है कि यह मेरी संतान है। मैं खुद उप सरपंच रहा हूँ इस पंचायत का, जिसे सबूत और गवाहों की दरकार रहती है हर फैसले में। मैं इनकार करता हूँ कि यह मेरी संतान है तो कोई सबूत दे। उप सरपंच ने कंचन को उठाया। लड़की, सुन तो तुम लेती हो। सरवण काका ने जो कहा वह सुना होगा। क्या तुम अब भी यही कहोगी कि तुम सरवण की संतान हो? सबूत क्या है तुम्हारे पास? पुजारी के इशारे पर कंचन ने उठकर अपना लिखित बयान पंचों के आगे कर दिया, जिसे युवा सरपंच ने पढ़ा। ईश्वर समान पंचों, कंचन कुमारी भाटी का खम्मा घड़ी। मैं जन्म की गूंगी नहीं हूँ, न मैं अनाथ हूँ। ये मेरी दादी ने बताया। मेरे हिस्से में मेरे पिता श्रवण कुमार भाटी की वल्दियत है। मेरी माता मोगरा देवी हैं। मैं इन दोनों की पहली संतान हूँ, जिसे दाई भूरी दरोगा ने जन्म दिलवाया था। कन्या होने के कारण मुझे एक थैली नमक के साथ भूरी को सौंप दिया गया। भूरी दाई ने मेरे कंठ में नमक भरकर थूर के जंगलों में पटक दिया था। दूसरे दिन भूरी दाई अपनी विधवा ननद कौशल्या के साथ मुझे देखने आई। यह मेरा दुर्भाग्य था कि मैं तब तलक जीवित थी। अब तक मेरा लालन पालन कौशल्या दरोगा ने किया है, जिनको मैं अपनी दादी समझती रही। अब वे अशक्त हैं, मेरा पालन पोषण नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने मुझे पशु मेले में आए मेरे पिता की खोज कर मुझे उनके पीछे भेजा था। मैं माता पिता होते भी अनाथ क्यों रही? अब फैसला पंच करें कि मेरा ठिकाना कहाँ है, पिता का घर मेरा है कि नहीं। युवा सरपंच के इतना कहते ही कंचन के गालों पर आंसू ढुलकने लगे। पुजारी से रहा नहीं गया। वे उठे और अपने गंभीर मगर डपटते स्वर में गांव वालों से बोले, कितना ही मूछों पर ताव दे लो निपूतों, पता नहीं बीते कई बरसों तक उन थूरों के जंगल से गुजरते तुम में से कितनों के पैर उन छोटे छोटे नरमुंडों पर नहीं पड़े होंगे। पता नहीं तब तुम में से कितनों की छाती दरकी होगी। कितनी बार पुलिस आई होगी और कितनी बार हम सब ने जबान पर जानते बूझते ताले लगाए होंगे, क्योंकि भाटियों तो भाटियों, दूसरे किसानों कुम्हारों का भी कोई ही घर ऐसा था जिसमें भूरी दाई के कदम न पड़े हों। जो भीड़ सन्न थी, अब पुजारी की डपट पर भीड़ में से एक भीगी सहमी बेजार सहमति की हुम करके गुनगुन उठी। सरवण के बेटे सुगम की बहू मैना का मन हुआ कि घूंघट काढ़े दौड़ पड़े कंचन की तरफ। सरवण की लुगाई इस रूपसी बेटी को सन्निपात के मरीज की तरह देख रही थी, जिसे पहले सौत फिर सौत की बेटी ये ठगिनी क्या क्या समझा। वो बहुत पहले गोद से छीन ली गई पहली संतान है, जिसके वियोग में कांचली बरस भर तक तर रही दूध से। उसे समझ में ही नहीं आया कि वो करे तो क्या करे। वो फुसफुसाई, कितनी बेर तो सपनों में आई थी अभागी, मैं पहचानी कैसे नहीं। नाक तो एकदम अपने बापू जैसी है। ऐसा भाव उमगा कि कोमल काकड़ी सी मतीरे की सुगंध वाली इस लड़की को अभी कांचली खोलकर दूध पिला दे। सन्निपात में ही डकराती वो उठी, घूंघट फेंक के और खूंटा छुड़ाकर भागने को हुई नई ब्याई गाय जैसे अपनी बछड़ी की तरफ, लेकिन उसके देवरों ने रोक लिया। सरवण फिर उठा। जोहार, यह लिखित एक तरफा बयान मानेंगे उप सरपंच जी? पंचों कुछ तो बोलो, यह सरासर झूठ है। सरवण की तरफ का एक पंच बोला, यह बयान तो एक तरफा ही है उप सरपंच जी, इससे कुछ साबित नहीं होता। मेरी माँ ने इस लड़की को वहीं भिजवा दे जहाँ से आई है। न तो अब भूरी दाई जीवित है, न उसकी ननद कौशल्या। सच में तो सामने क्यों नहीं आई वो सब? एक पत्रकार आगे आकर प्रेस लिखा टुटपुंजिया कैमरा लेकर कंचन की फोटो खींचने लगा। हर बार की तरह गांव के छोरों ने न जाने क्यों उसको खदेड़ा नहीं। तभी भादु उठा। उसने उप सरपंच को 3 और कागज पकड़ाए
उनमें एक दादी का अंगूठा लगा लिखित बयान था, दूसरे सरकारी अस्पताल के कागज जहां नवजात बच्ची कंचन का इलाज चला था, तीसरा जन्म प्रमाण पत्र जो भूरी दाई के हस्ताक्षर से बना था, जिसमें पिता का नाम दर्ज था श्रवण कुमार भाटी। पंचों, कौशल्या दादी सच में है, वह बूढ़ी खाट से लगी है, तहसील से 11 कोस आगे जोतसर ढाणी में रहती है। पुजारी जी ने मुझे भेजा, मैं खुद कल जाकर उनका अंगूठा लगा बयान लाया हूँ। ये 2 कागज भी बूढ़ी ने दिए हैं। चाहे तो पंच उस बूढ़ी के बयान और तहसील में इन कागजों की किसी और को भेजकर तस्दीक कर लें। अब बात सिर पर से पानी की तरह गुजर रही थी। सरपंच गोपाल काका उठे, उनकी हुंकार में दम लौट आया था। देख रे सरवण, इस गांव में तोरण न बंधे, बारात न आए, भाटी मर्दों के सिर न झुके, ऐसी कोशिशें करने वाला तू एकला तो नहीं है, हम सब दोषी हैं। सरवण, बेटी तेरी है, इसमें कोई दुविधा की बात तो नहीं। अब इसे तो तुझे रखना ही होगा। उस पर जुर्माने के तौर पर 10,000 रुपया पंचायत के लिए और 50,000 रुपया कंचन के नाम पर तहसील पोस्ट ऑफिस में जमा कराने होंगे। तुझे समझ आता हो तो बता। मैं तो आगे कहता हूँ, आगे अब ऐसे न्याय पंचायत नहीं पुलिस करेगी। लेकिन अब पुलिस आई तो पहला बयान मैं दूंगा, दूसरा पुजारी काका, या पंचायत और बाकी पंच। बोलो, मंजूर? भीड़ ने फिर हुंकारा दिया। सहमति असहमति के बीच का नपुंसक असमंजस में डूबा। सरपंच का संभावित फैसला मानने न मानने का सवाल ही कहाँ। 10 वर्षों में तहसील में कानून कैसे तो कड़े हो गए थे कि उनकी सोच में जेल की सलाखें भी घूम गई। सरवण सिर हिलाता हुआ अब तक सूखे पत्ते सा कांप रहा था। अपने हाथ जोड़े उन्हें लगातार मल रहा था। 100 से लड़की छीनकर दाई को देने वाले यही हाथ थे, नमक की थैली के साथ। 100 के 7 नोट गिनने वाले यही हाथ। ये मन और आंखें जो अब भी नवजात से आंख चुरा रहे थे। जब वो पूरी मुट्ठी मुख में डाल चूस चूस कर पैर चला चला कर माँ का दूध मांग रही थी और वह गला भर नमक उसके नाम कर रहा था। पिछली रात रास्ते भर भी तो वह उसके रूप और अपने मन के चोर के आगे आंख चुराता रहा। वह अब भी आंख चुरा रहा था। बहू मैना और सास मोगरा एक साथ उठे और धीरे धीरे कंचन की तरफ बढ़े। वह अकेला खड़ा रहा। भीड़ शोर मचाती रही। सब जानते थे 80 साला सरपंच दूध में से पानी निथारू फैसला दे चुके हैं। अब पंचों के इस निर्णय की अवज्ञा कौन कर सकता है। भीड़ छट गई तो भादू ने पुजारी के पास खड़ी कंचन को देखा। उसकी आंखों में उजागर फड़फड़ाते कृतज्ञ मौन पर अपनी प्रेम और आश्वस्ति भरी मुस्कान रख दी। भादूराम मास्टर की चाल में आज दर्प था। वो चला तो उसके पीछे गुनगुन करते लड़के चले। तहसील के 2 पन्ने के सांधे अखबार वाले पत्रकार ने कागज पर पूरी हस्तलिपि में लिखा, एक अनोखा फैसला, और साइकिल पर चढ़ धूसर में वह भी गायब हो गया। पुजारी जी आज अपने राधा माधव को सुलाना भूल गए थे। जब वे मंदिर की तरफ बढ़े, पहली बार उनके रीते जीवन में खुशी की छांव उनके पीछे पीछे चली। तो यह थी मनीषा कुलश्रेष्ठ जी द्वारा लिखित कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।